गुरुकृपा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। पिछली क्लास में हमने देखा था वर्ण की सामान्य जानकारी। पिछली क्लास में हमने परिभाषा देखी थी, थोड़ा बहुत स्वरों के बारे में देखा था। पिछली क्लास में हमने देखा था कि कामता प्रसाद गुरु के अनुसार वर्ण की परिभाषा देख ली थी कि भाषा वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसके अन्य खंड नहीं किए जा सकते। कामता प्रसाद गुरु और आचार्य किशोरी प्रसाद वाजपेयी ने वर्ण की परिभाषा देते हुए कहा था कि वर्ण वह कान का विषय है जिसके अन्य खंड नहीं किए जा सकते। और सामान्य परिभाषा हमने देखी थी कि भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके कभी टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ण कहते हैं। ये तीनों परिभाषा हमने देखी। फिर हमने देखा था वर्णों को मुख्यतः दो भागों में बांटते हैं। पहला होता है स्वर, दूसरा होता है व्यंजन। स्वर के बारे में हमने जानकारी ली थी कि स्वर किसे कहते हैं। वह मूल ध्वनि जो बिना किसी संघर्ष के मुख विवर से बाहर निकल जाती है उसे हम स्वर कहते हैं। हिंदी में टोटल स्वरों की संख्या 11 होती है और जो 11 स्वर होते हैं उनमें शुद्ध जो स्वर थे वो हमने देख लिए थे कि 10 स्वर शुद्ध स्वर होते हैं और री स्वर को अशुद्ध स्वर माना गया है क्योंकि री का जो निर्माण होता है वह र धन ई से होता है। र व्यंजन होता है और ए ई स्वर होता है, तो र धन ई के निर्माण के कारण इसे अशुद्ध माना गया है। हमने स्वरों के बारे में देखा था कि हिंदी में मूलतः 10 मात्रिक स्वर होते हैं। एक ए जो होता है उसकी कोई मात्रा नहीं गिनी जाती है। इसके साथ में हमने स्टार्ट किया था स्वरों का वर्गीकरण स्टार्ट कर दिया था। और स्वरों के वर्गीकरण में हमने सबसे पहले देखा था उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। और उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण दो प्रकार से किया जाता है। पहला जो वर्गीकरण था वह था मूल स्वर। इन्हीं मूल स्वरों को हम जड़ स्वर कहते हैं। और दूसरा जो वर्गीकरण था वह था हमारा संधि स्वर। मूल स्वरों की जो संख्या मानी जाती है वह संख्या 4 मानी जाती है, जिसमें ए, छोटा ई, छोटा ऊ और री को माना जाता है। और जो संधि स्वर होते हैं उनकी संख्या टोटल 7 मानी जाती है। संधि स्वरों में आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ, छोटा ए, बड़ा ए, छोटा ओ और बड़ा ओ। इसके बाद में हमने पढ़ा कि संधि स्वरों को दो भागों में बांटा गया है। एक दीर्घ स्वर होता है और एक संयुक्त स्वर होता है। दीर्घ स्वरों में हमने देखा था आ, बड़ी ई और बड़ा ओ, ये दीर्घ स्वरों में सम्मिलित किए जाते हैं। संयुक्त स्वरों में हमने देखा था छोटा ए, बड़ा ए, छोटा ओ और बड़ा ओ। इसके बाद में हमने देखा था कि जो संयुक्त स्वर होते हैं इन्हें भी हम दो भागों में बांटे थे। एक होता है गुण स्वर और एक होता है वृद्धि स्वर। गुण स्वरों में हमने देखा था छोटा ए तथा छोटा ओ, तो ये दो किस में आते हैं गुण स्वरों में। और वृद्धि स्वरों में बड़ा ए तथा बड़ा ओ आता है। इसके आगे हम देखते हैं कि आगे का जो वर्गीकरण देखेंगे, दूसरा वर्गीकरण आज हम देखेंगे। उत्पत्ति के आधार पर हमारा जो वर्गीकरण था वो हमने पिछली वीडियो तक देख लिया था। आज हम देखेंगे जिह्वा की स्थिति के आधार पर दूसरा जो स्वरों का वर्गीकरण, अपना जो चल रहा था स्वरों का वर्गीकरण। और स्वरों का जो वर्गीकरण था उस स्वरों के वर्गीकरण में हमने देख लिया था, पहला जो वर्गीकरण था वह हमने देख लिया था उत्पत्ति के आधार पर। पहला जो वर्गीकरण था वह हमने देखा था उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार वाला हमने देख लिया था। आज हम दूसरा जो वर्गीकरण है वह देखते हैं। और दूसरा जो वर्गीकरण होता है वह होता है जिह्वा की स्थिति के आधार पर। जिह्वा की स्थिति के आधार पर, जिह्वा की स्थिति के आधार पर, जिह्वा की स्थिति के आधार पर। अब इस जिह्वा की स्थिति के आधार पर जो स्वर होते हैं उनको मुख्यतः 3 भागों में बांटते हैं। तो जिह्वा की स्थिति के आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला होता है अग्रस्वर। पहला होता है अग्रस्वर और दूसरा जो होता है उसे हम कहते हैं मध्य स्वर। दूसरा कहते हैं मध्य स्वर और तीसरा होता है पश्य स्वर। तीसरा जो भाग होता है उसको हम बोलते हैं पश्य स्वर। पहला हमने उत्पत्ति के आधार पर देखा, दूसरा हम जिह्वा की स्थिति के आधार पर देख रहे हैं। जिह्वा की स्थिति के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा? 3 भागों में बांटा। पहला होता है अग्रस्वर, दूसरा होता है मध्य स्वर और तीसरा होता है पश्य स्वर। अग्रस्वरों की हम बात करते हैं तो वे स्वर जिनको बोलते समय जीभ के आगे का हिस्सा सक्रिय हो उसे हम अग्रस्वर कहते हैं। कि वे स्वर जिनको बोलते समय जीभ के आगे का हिस्सा सक्रिय हो उसे हम अग्रस्वर कहते हैं। अग्रस्वरों के अंदर एक आता है ई, बड़ी ई और ए और बड़ा ए
तथा री स्वर अग्र स्वरों की श्रेणी में गिने जाते हैं। मध्य जो स्वर होते हैं उनको हम क्या कहते हैं कि वे स्वर जिनको बोलते समय जिह्वा के मध्य का हिस्सा सक्रिय हो उसे हम मध्य स्वर कहते हैं, और इन्हीं मध्य स्वरों को हम केंद्रीय स्वर भी कहते हैं। मध्य स्वरों को हम केंद्रीय स्वर भी कहते हैं, और मध्य स्वरों में केवल एक ही स्वर आता है, उसका नाम है ए। हम पढ़ रहे हैं जिह्वा की स्थिति के आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांटा। पहला होता है अग्र स्वर, वे स्वर जिनको बोलते समय जिह्वा के आगे का हिस्सा सक्रिय हो उसे अग्र स्वर कहते हैं। ई, ए, और री ये अग्र स्वरों में आते हैं। मध्य जो स्वर होते हैं उसे हम केंद्रीय स्वर बोलते हैं, और केवल केंद्रीय स्वर होता है वह केवल एक होता है ए। इसके बाद में जो बाकी बचे कि वे स्वर जिनको बोलते समय जिह्वा के पीछे का हिस्सा सक्रिय हो उसे हम पश्य स्वर कहते हैं, और बाकी बचे जो पश्य स्वरों में आ जाते हैं, जैसे आ बच गया, उ आ गया, बड़ा उ आ गया, छोटा ओ आ गया और बड़ा ओ आ गया। ये सारे के सारे स्वर पश्य स्वरों में आ गए। ये आपके हो गया जिह्वा की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। इसके आगे हम तीसरा वर्गीकरण देखते हैं। तीसरा जो वर्गीकरण होता है वह होता है ओष्ठाकृति के आधार पर। तीसरा वर्गीकरण होता है ओष्ठाकृति के आधार पर। ओष्ठाकृति के आधार पर तीसरा जो वर्गीकरण हम देखेंगे वह देखेंगे ओष्ठाकृति के आधार पर। ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों को 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है वृत्ताकार और एक होता है अवृत्ताकार। वे स्वर जिन्हें बोलते समय जिह्वा वे स्वर जिन्हें बोलते समय हम होठ की आकृति पूर्णतः गोल रहे उसे हम वृत्ताकार स्वर कहेंगे, और वे स्वर जिनको बोलते समय हमारे होठ की आकृति पूर्णतः गोल ना हो उसे हम अवृत्ताकार स्वर कहते हैं। तो सबसे पहले ओष्ठाकृति के आधार पर हमको जो वर्गीकरण किया वो कितने प्रकार से किया? 2 प्रकार से किया। इसमें पहला होता है वृत्ताकार स्वर, इसमें पहला होता है वृत्ताकार स्वर और दूसरा होता है अवृत्ताकार स्वर। दूसरा होता है अवृत्ताकार स्वर। ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है, वृत्ताकार और अवृत्ताकार। अब वृत्ताकार स्वर किसे कहते हैं? हमारे नाक के ठीक नीचे वाली जो ये अधर के ऊपर वाला जो भाग होता है इतना सा हिस्सा, इसे हम ओष्ठ कहते हैं। तो वे स्वर जिनको बोलते समय ये वाला हिस्सा पूर्णतः गोल हो जाता है उसे हम वृत्ताकार स्वर कहते हैं, और वे स्वर जिन्हें बोलते समय हमारे ओष्ठ की आकृति गोल ना हो उसे हम अवृत्ताकार स्वर कहते हैं। तो वृत्ताकार स्वर में ऐसे कौन कौन से स्वर आते हैं जिनको बोलते समय होठ की आकृति पूर्णतः गोल ना हो? तो उनमें आते हैं ए, आ, बड़ी, छोटा ई, बड़ा ई, और इसके साथ में री नहीं आएगा। इसमें वृत्ताकार स्वर में ए, आ, ई और ए, छोटा और बड़ा, ये सब किसमें आएंगे? वृत्ताकार। सॉरी, इसमें ये अवृत्ताकार में आएंगे, ये इसमें नहीं आएंगे। हम देखते हैं वृत्ताकार में क्या होता है कि वे स्वर जिनको बोलते समय होठ की आकृति पूर्णतः गोल हो उसे हम वृत्ताकार स्वर कहते हैं। ये थोड़ा सा गलत हो गया। इसमें क्या आएगा? एक तो उ आएगा, एक बड़ा उ आएगा, एक छोटा उ आएगा और एक बड़ा उ आएगा। ये 4 स्वर तो वृत्ताकार स्वर में आएंगे। इसके बाद में अवृत्ताकार जो स्वर है वह आएंगे। इसमें अवृत्ताकार स्वर में ए आ गया, आ गया, छोटी आ गया, बड़ी आ गया, छोटा ए आ गया और बड़ा ए आ गया। ये सारे स्वर किसमें आ गए? अवृत्ताकार स्वर। अब देख लीजिए ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों को मुख्यतः 2 भागों में बांटा, वृत्ताकार और अवृत्ताकार। अब आप कहोगे कि सर इसमें वृत्ताकार में 4 स्वरों को शामिल किया आपने, अवृत्ताकार स्वरों में आपको 6 स्वरों को मैंने शामिल किया, एक स्वर हमारा रह रहा है उसका नाम है री। तो ध्यान देने योग्य बात यहाँ पर यह है कि री जो स्वर है उसे ना तो वृत्ताकार स्वर माना जाता है और ना ही अवृत्ताकार स्वर माना जाता है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि अर्धवृत्ताकार स्वर कौन सा है तो री को अर्धवृत्ताकार स्वर माना गया है। री को अर्धवृत्ताकार स्वर माना गया है। री को अर्धवृत्ताकार स्वर माना जाता है। अब आप कहोगे कि फिर तो भेद भी 3 होने चाहिए कि वृत्ताकार, अवृत्ताकार और अर्धवृत्ताकार। ध्यान देना, अगर आपसे पूछे ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों के कितने भेद होते हैं तो 2 ही करना है, वृत्ताकार व अवृत्ताकार।
इसे भेद स्वीकार नहीं किया गया। हरदेव भारी जो हिंदी के महान विद्वान हैं, उन्होंने कहा है कि री अर्धवृत्ताकार की श्रेणी में आता है, ना तो वृत्ताकार और ना ही अवृत्ताकार। अगर अर्धवृत्ताकार स्वर पूछे तो री अर्धवृत्ताकार की श्रेणी में आ जाता है। ये 3 वर्गीकरण हमने स्वरों का देख लिया। अगला जो वर्गीकरण हम देखेंगे वह देखेंगे उच्चारण मात्रा के आधार पर। चौथा वर्गीकरण हम देखेंगे उच्चारण समय मात्रा के आधार पर। उच्चारण समय मात्रा के आधार पर। उच्चारण समय मात्रा के आधार पर स्वरों को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है ह्रस्व स्वर, तो दूसरा होता है दीर्घ स्वर। कुछ किताबें बताती हैं कि प्लुत स्वर होता है, लेकिन प्लुत स्वर को हिंदी जो अपने नवीन व्याकरण की जो पुस्तक चलती है उसमें इसको नहीं माना जाता है। तो देखिए उच्चारण समय मात्रा के आधार पर, उच्चारण मात्रा समय काल के आधार पर पूछे तो 2 प्रकार से मुख्यतः बताना अपने को। पहला होता है ह्रस्व स्वर और दूसरा होता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वरों में जो स्वर होते हैं उनमें ए, छोटी ई, छोटा ऊ और री, ये तो ह्रस्व स्वर होते हैं। बाकी बचे आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, छोटा ए, बड़ा ए, छोटा ओ और बड़ा ओ, ये किसमें आते हैं? दीर्घ स्वरों में आते हैं। फ्लूट स्वर की यदि हम देखते हैं, फ्लूट स्वर की अगर पहचान देखें तो ध्यान देना सभी स्वरों के बीच में ऊम शब्द लगा दीजिए। फ्लूट स्वर में जैसे ए है, ए के आगे मैंने ऊम लगा दिया, आ जाता है, आ के आगे मैंने ऊम लगा दिया, आऊम हो गया। फिर आता है ए हो गया, आ हो गया, ई के आगे मैंने ऊम लगा दिया, बड़ी ई के आगे मैंने ऊम लगा दिया। ज्यादातर प्रसिद्ध जो होता है शब्द का प्रयोग प्लुत का होता है, वह ओम का प्रयोग किया जाता है। तो ये प्लुत स्वरों की जो पहचान होती है, ओम शब्द इसके अंत में लग जाते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि वे स्वर जिनको बोलते समय एक मात्रा का समय लगे वह होते हैं ह्रस्व स्वर, और वे स्वर जिनको बोलते समय ह्रस्व स्वरों से दुगना समय लगे उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। यहाँ तक की बात आप सबको क्लियर हो गई होगी कि वे स्वर जिन्हें बोलते समय एक मात्रा जितना समय लगे वो ह्रस्व स्वर होते हैं, और वे स्वर जिन्हें बोलते समय 2 मात्रा जितना समय लगे, बोले तो ह्रस्व स्वरों से दुगना समय लगे, उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। और वे स्वर जिनको बोलते समय ह्रस्व स्वरों से तिगुना समय लगे उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। यहाँ तक का हमारा स्वरों का वर्गीकरण हो गया। पहला हमने वर्गीकरण देखा उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा हमने देखा जीव्या की स्थिति के आधार पर, तीसरा हमने देखा ओष्ठाकृति के आधार पर, चौथा हमने देखा उच्चारण समय मात्रा काल के आधार पर। पांचवा हम जो वर्गीकरण देखेंगे, पांचवा जो वर्गीकरण देखेंगे वह हम देखेंगे मुखाकृति के आधार पर। मुखाकृति के आधार पर, मुखाकृति के आधार पर, मुखाकृति के आधार पर जो स्वर होते हैं वह मुख्यतः 4 होते हैं। मुखाकृति के आधार पर स्वरों को 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला स्वर होता है समृद्ध स्वर। पहला जो स्वर होता है वह समृद्ध स्वर, दूसरा जो स्वर होता है वह होता है अर्ध समृद्ध स्वर, तीसरा जो स्वर होता है उसे हम बोलते हैं विवृत स्वर, और चौथा जो स्वर होता है उसको हम बोलते हैं अर्ध विवृत स्वर। ये 4 मुखाकृति के आधार पर, मुखाकृति के आधार पर स्वरों को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है, समृद्ध, अर्ध समृद्ध, विवृत और अर्ध विवृत। अब समृद्ध का अर्थ होता है, समृद्ध का अर्थ होता है बंद, अर्थात स्वर समृद्ध का अर्थ होता है मुंह का बंद होना, बिल्कुल बारीकी अवस्था में खुला रहता है। समृद्ध में जो स्वर आते हैं वह आते हैं ई और उ। ये स्वर ये समृद्ध स्वरों में आ जाते हैं, और री भी समृद्ध स्वरों में ही गिना जाता है। अर्ध समृद्ध जो स्वर होते हैं उनके अंदर आते हैं छोटा ए और छोटा ओ। विवृत में केवल एक ही स्वर आता है जिसका है आ। विवृत का अर्थ होता है अधिक खुला हुआ, सबसे ज्यादा खुला हुआ होता है विवृत का। बाकी बचे हुए स्वर किसमें आएंगे? अर्ध विवृत स्वरों के अंदर आएंगे। हमने ऐसे करते हुए 6 प्रकार से स्वरों का वर्गीकरण देख लिया।
पहले हमने देखा उत्पत्ति के आधार पे, हमने देखा जीव्या की स्थिति के आधार पे, हमने देखा उत्पत्ति के आधार पे, हमने देखा उच्चारण समय मात्रा काल के आधार पे, और हम लास्ट में देख रहे हैं मुखाकृति के आधार पे स्वरों को 4 भागों में बांटा, समृद्ध, अर्धसमृद्ध, विवृद्ध और अर्धविवृद्ध। ठीक है, यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अगला वर्गीकरण देखते हैं, जाति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। जाति के आधार पर, जाति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, और जाति के आधार पर स्वरों का जो वर्गीकरण किया गया है वह 2 प्रकार से किया गया है। इसमें पहला होता है सजातीय, जो पहला होता है वह होता है सजातीय, और दूसरा होता है वह होता है विजातीय। सजातीय और विजातीय। सजातीय होते हैं वे स्वर जिनका उच्चारण स्थान केवल एक ही उच्चारण स्थान से हो, उसे हम सजातीय स्वर कहते हैं, और वे स्वर जिनका उच्चारण स्थान अलग अलग उच्चारण स्थानों से हो, उसे हम विजातीय स्वर कहते हैं। जैसे सजातीय स्वर में आ सकता है ए, आ, दोनों एक ही उच्चारण होता है। सजातीय में आ सकता है ई, ये भी सजातीय में आएगा। सजातीय में आ सकता है उ, ये जो स्वर होते हैं वे सजातीय स्वर हो सकते हैं। बाकी बचे जो विजातीय स्वर, जैसे ए के साथ में ई लिखा हुआ जाता है तो ये विजातीय स्वर हो गया। अगर यहाँ पर ए के साथ में ओ लिखा हो जाता है तो ये भी क्या हो गया, विजातीय स्वर हो गया। ऐसे जैसे हमने एक प्रश्न देखते हैं, निम्न में से सजातीय स्वर है। देखते हैं प्रश्न, निम्न में से सजातीय स्वर है, निम्न में से सजातीय स्वर है, निम्न में से सजातीय स्वर है। पहला ऑप्शन हमने दे दिया ए, ई, दूसरा ऑप्शन दे दिया आ, उ, और तीसरा ऑप्शन दे दिया हमने ए, ओ, और चौथा ऑप्शन हमने दे दिया ई और बड़ी। तो इसमें ये प्रश्न पूछ रहा है निम्न में से सजातीय स्वर है, तो वे सजातीय स्वर किसे कहते हैं कि वे स्वर जिनका उच्चारण स्थान केवल एक ही उच्चारण स्थान से हो, उसे हम सजातीय स्वर कहते हैं। तो ई का उच्चारण स्थान एक ही उच्चारण स्थान से होने के कारण इन्हें हम सजातीय स्वर की श्रेणी में गिने जाएंगे। ये आपके स्वरों का वर्गीकरण जो था वो हमने पढ़ लिया। स्वरों के वर्गीकरण से पहले हमने थोड़ी सामान्य जानकारी पिछले वीडियो में देखी थी। अब आज हम पढ़ते हैं व्यंजन और व्यंजनों का सामान्य परिचय देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्यंजन। व्यंजन, अब हिंदी में जो टोटल व्यंजन होते हैं वह उनकी संख्या होती है 33। व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। जिसमें हम सबसे पहले देखते हैं क, ख, घ, ख, च, छ, छ, छ। देखते हैं एक बार, ये टोटल 33 व्यंजन होते हैं और आज हम 33 व्यंजनों का सामान्य परिचय देखते हैं। देखो व्यंजन कितने होते हैं हिंदी में? 33 होते हैं और 33 व्यंजन मैंने आपके सामने लिखा है। अब इन 33 व्यंजनों में से हम सबसे पहले बात करें इन वर्गीय व्यंजनों की। तो हिंदी में सबसे पहले वर्ग जो होते हैं, हिंदी में जो वर्ग होते हैं, वर्ग हिंदी में जो वर्ग होते हैं वो कितने होते हैं? 5 वर्ग होते हैं और उन वर्गों का सही क्रम पूछ लेता है। हिंदी में वर्ग जो होते हैं उनका क्रम पूछ लेता है, तो वह क्रम होता है क, च, ट, त, प। ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आ जाता है कि हिंदी में वर्गों का सही क्रम कौन सा है? क, च, ट, त, प। ये हिंदी में 5 वर्ग होते हैं। इन पांचों वर्गों के व्यंजनों को हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। पांचों वर्गों के व्यंजनों को स्पर्श व्यंजन कहते हैं या फिर हमें इन्हें वर्गीय व्यंजन कहते हैं। अब इन वर्गीय व्यंजन तथा स्पर्श व्यंजनों की टोटल संख्या होती है 25। अगर एग्जाम में आए स्पर्श तथा वर्गीय व्यंजन कितने होते हैं तो उनकी संख्या होती है 25।
अब इन वर्गीय व्यंजनों के अंतिम जो वर्ण होते हैं इन्हें हम नासिक व्यंजन कहते हैं, नासिकीय व्यंजन कहते हैं, नासिकीय व्यंजन इन्हें हम कहते हैं। हिंदी में नासिकीय व्यंजन कौन से होते हैं कि प्रत्येक वर्ग के 5 वर्ग होते हैं और प्रत्येक वर्ग के अंतिम का वर्ण होता है, उसे हम नासिकीय वर्ण कहते हैं। और इन्हीं नासिकीय वर्ण को हम द्विस्थानीय वर्ण कहते हैं। अब द्विस्थानीय वर्ण इन्हें क्यों कहते हैं? क्योंकि वे वर्ण जिनका उच्चारण स्थान 2 उच्चारण स्थानों से हो उसे हम द्विस्थानीय वर्ण कहते हैं। तो इस है जो है ना, इसका उच्चारण स्थान नासिक से भी होता है और कंठ से भी होता है, इसका नासिक से भी होता है और तालु से भी होता है, इसका नासिक से भी होता है और मूर्धा से भी होता है, इसका नासिक से भी होता है और दंत से भी होता है, इसका नासिक से भी होता है और ओष्ठ से भी होता है। तो इन नासिक व्यंजनों को हम द्विस्थानीय वर्ण भी कहते हैं। हिंदी में द्विस्थानीय वर्ण कौन से होते हैं? नासिक वर्णों को हम द्विस्थानीय वर्ण कहते हैं। हम पढ़ रहे हैं व्यंजन। व्यंजन हिंदी में 33 होते हैं और जो 33 व्यंजन होते हैं उनमें सबसे पहले हमने पढ़े वर्ग। और हिंदी में 5 वर्ग होते हैं, क, च, ट, त, प। इन पांचों वर्गों को हम स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन बोलते हैं। इनकी संख्या 25 होते हैं। इन वर्गों के जो अंतिम वर्ण होते हैं उन्हें हम नासिक वर्ण कहते हैं या द्विस्थानीय वर्ण कहते हैं। पूछ ले कि हिंदी में द्विस्थानीय वर्ण कौन से हैं, तो नासिक वर्णों को ही द्विस्थानीय वर्ण कहते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं ये रे ले वे, ये चीज जो है ये रे ले वे, इनको हम अंतस्थः व्यंजन कहते हैं, अंतस्थः व्यंजन कहते हैं, इनको हम अंतस्थः व्यंजन कहते हैं। ये रे ले वे को हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अब इन ये रे ले वे का उच्चारण स्थान स्वरों के उच्चारण स्थान से मिलते जुलते होने के कारण इन्हें हम अर्ध स्वर भी कहते हैं, इन्हें हम अर्ध स्वर भी कहते हैं, अर्ध स्वर भी कहते हैं। और ये एकमात्र ऐसे वर्ण व्यंजन हैं जिनको बोलते समय मुख विवर में संघर्ष नहीं होता है, तो इन्हीं अंतस्थ व्यंजनों को संघर्षहीन व्यंजन भी कहते हैं, इन्हें हम संघर्षहीन व्यंजन भी कहते हैं। एक चीज आपको क्लियर हो गई, वर्गीय व्यंजनों को हम स्पर्श व्यंजन, टोटल संख्या 25 हो गई। इन वर्गों के अंतिम वर्ण को नासिक व्यंजन बोलते हैं या द्विस्थानीय वर्ण बोलते हैं। इसके साथ में हमने अंतस्थः व्यंजन देखे, अंतस्थः व्यंजनों को हम अर्धस्वर कहते हैं और अर्धस्वरों को ही हम संघर्षहीन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजनों को अर्धस्वर कहने का कारण मैंने आपको बताया कि वे स्वर ये व्यंजन है, इनका उच्चारण स्थान स्वरों के उच्चारण स्थान से मिलते जुलते होने के कारण इन्हें हम अर्धस्वर कहते हैं। और इन ऐसे व्यंजन हैं जिनको बोलते समय मुख विवर में किसी प्रकार का कोई संघर्ष नहीं होता है, इस कारण इनको संघर्षहीन व्यंजन कहते हैं। और इनका प्रयोग एक जगह और करते हैं कि जो शब्द होते हैं ना, जैसे हमने पढ़ा है स्कूल पढ़ा है, हमने पढ़ा है स्वागत पढ़ा है, स्वागत पढ़ा है, स्कूल हमने पढ़ा, स्वागत हमने पढ़ा, फिर इसमें हमने बाद में पढ़ा स्कूटर हमने पढ़ा, इसके बाद में हमने स्त्री पढ़ा, फिर इसके बाद में हमने स्वम पढ़ा। देखो सभी के प्रथम वर्ण जो है वह दंतस्य सह से प्रारंभ होता है। सभी के जो पहला वर्ण होता है वह हलंत वाला स सभी में है, लेकिन इनको बोलते समय ध्वनि अलग निकल रही है। जैसे यहाँ स है लेकिन इसको ई बोल रहे हैं, स्कूल निकल रहा है। यहाँ स है लेकिन इसको भी ई बोलना चाहिए, यहाँ स बोल रहे हैं। कभी इस स को स बोलते हैं तो कभी ई बोलते हैं। इसका कारण मैं आपको बता दूं कि यदि इस दंतस्य स, जैसे ये आपका दंतस्य स है, इसके ठीक आगे य र ल व, अगर इस दंतस्य स के ठीक आगे य र ल व ये आ जाते हैं तो इस स की जो ध्वनि होगी वह स से ही खुलेगी। किससे खुलेगी? स से खुलेगी। और इस दंतस्य स के ठीक आगे अगर अंतस्थ व्यंजन नहीं है तो इस स की ध्वनि ई से खुलेगी। स की ध्वनि किससे खुलेगी? ई से खुलेगी। देखिए हमने यहाँ पर लिखा आधा स और आधे स के ठीक आगे क्या अंतस्थ व्यंजन है? क्या य र ल व में से कुछ भी नहीं है, अन्य है क, तो इसकी ध्वनि बोलेगी ई से, अतः हम बोलेंगे इसको स्कूल। यहाँ आधा स है अतः हलंत वाला स है,
इसके ठीक आगे वाला वर्ण वह है, अतः हम अंतस्थ व्यंजन की श्रेणी में आ रहा है तो इसको हम बोलेंगे स से। तो क्या हो गया, स्वागत। यहाँ आधा स है, अलंत स है, इसके ठीक आगे क्या यरलों में से कोई एक है क्या, नहीं है, तो ऐसी स्थिति में हम इसको क्या बोलेंगे, ई बोलेंगे। तो क्या हो गया, स्कूटर हो गया। ऐसे ही हम यहाँ बोलेंगे आधा स है, इसके ठीक आगे वाला वर्ण क्या, अंतस्थ व्यंजन है क्या, यरलों में से नहीं है, तो इसको हम ई बोलेंगे। तो क्या हो गया, स्त्री हो गया। इसमें देखिए यहाँ पर आधा स है, इसके ठीक आगे यहाँ पर वह लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम स बोलेंगे। तो यहाँ क्या हो गया, स्योम हो गया। यहाँ तक का वर्णन हमने देखा। अब आगे बचा ऊष्म व्यंजन। इन्हें हम क्या कहते हैं, ऊष्म व्यंजन। क्या कहते हैं, ऊष्म व्यंजन। ये सामान्य सा वर्गीकरण हमने देखा। 33 जो व्यंजन होते हैं उनमें से स्पर्श व्यंजन, वर्गीय व्यंजन, उनकी संख्या 25 होती है। इसके बाद में अंतस्थ व्यंजन देखे जिन्हें अर्धस्वर संघर्षहीन व्यंजन कहते हैं। इनका प्रयोग किस तरह से किया जाता है, मैंने आपको बताया कि आधा से के साथ में कैसे प्रयोग किया जाता है। ऊष्म व्यंजन स ये आपको बताया, नासिक के वर्ण आपको बताया। इसके बाद में जो इसका जो टोटल वर्गीकरण है वो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।